विद्यार्थियों, आज हम भाषा, लिपि, बोली, उपभाषा, विभाषा के बारे में जानेंगे कि हिंदी में भाषा का क्या महत्व है, क्या अंतर है भाषा और लिपि, बोली में और विभाषा में। भाषा का महत्व क्या है हमारे जीवन में, इसके बारे में वन लाइनर प्रश्न व्याख्या के साथ में लेके आया हूँ। तो सीधे हम लोग आते हैं अपने क्वेश्चन और आंसर पे। भाषा, भाषा किसे कहेंगे? भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार का आदान प्रदान करता है। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने भावों और विचारों को बोलकर, लिखकर प्रकट करता व आदान प्रदान करता है। विचारों का आदान प्रदान हमेशा दो या दो से अधिक लोगों के बीच होता है। अर्थात भाषा वह साधन है जिससे हम अपने विचार, अपनी सोच, अपनी समझ का आदान प्रदान एक दूसरे से करते हैं। आदान प्रदान सुनकर, पढ़ करके भी ग्रहण किया जा सकता है। भाषा की उत्पत्ति संस्कृत शब्द के भाष शब्द से हुआ है, जिसका अर्थ ही होता है बोलना या कहना। भाषा की अभिव्यक्ति तीन तरीकों से की जाती है: लिखित, मौखिक और सांकेतिक। लिखित बोले तो लिख करके, मौखिक बोले तो मुख से बोल करके, सांकेतिक मतलब संकेत दे करके। जैसे ट्रेन आता है तो हम ग्रीन सिग्नल देते हैं या रेड सिग्नल देते हैं तो ट्रेन हमारी चलने लगती है। भाषा का क्रम, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। बार बार एग्जाम में पूछता है कि हमारे भाषा का क्रम क्या है। तो संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी। सबसे पहले संस्कृत आई, संस्कृत के बाद पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और हिंदी। थोड़ा सा विस्तृत अध्ययन करेंगे। जितने भी हमारे वेद और शास्त्र हैं वो संस्कृत में हैं। पुराण, पाली भाषा जब गौतम बुद्ध आए, उन्होंने जब उपदेश देना प्रारंभ किया तो संस्कृत भाषा उनको कठिन लगी। लोगों तक पहुंचने में उनका संदेश कहीं ना कहीं कठिनाई हो रहा था, इसलिए उन्होंने संस्कृत को थोड़ा सा आसान बनाने का प्रयास किया और पाली भाषा नाम दिया। जब महावीर स्वामी आए तो पाली भाषा भी उनको कठिन लगी, उन्होंने पाली भाषा को थोड़ा सरल बनाने का प्रयास करके प्राकृत लाया और प्राकृत के बाद अपभ्रंश, अपभ्रंश के बाद सीधे हमारी हिंदी भाषा आती है, जो आज जन जन की प्रिय बनी हुई है। संस्कृत भाषा देवताओं की भाषा मानी जाती है, इसलिए इसे देव भाषा भी कहा जाता है। यह सभी भाषाओं की जननी मानी जाती है। संस्कृत भाषा में वेद, शास्त्र, पुराण आदि ग्रंथों की रचना हुई है। पाली भाषा महात्मा बुद्ध ने अपने शासन काल में संस्कृत भाषा वेद, शास्त्र, पुराण आदि ग्रंथों की रचना हुई है। पाली भाषा महात्मा बुद्ध ने अपने सकारात्मक विचारों यानी कि अपने उपदेश को देने के लिए, जिसके लिए जाने जाते हैं, पूरे भारत में इन्होंने फैलाया। संस्कृत कठिन भाषा थी, पाली उससे थोड़ा आसान बन गई, लेकिन महावीर स्वामी जब अवतरित हुए तो उन्होंने पाली भाषा की कठिनता को दूर करने के लिए प्राकृतिक भाषा को अपनाया। अपभ्रंश का अर्थ होता है बिगड़ा हुआ, बार बार एग्जाम में पूछता है। तो प्राकृतिक के बिगड़े हुए रूप को हम क्या कह सकते हैं? अपभ्रंश कहते हैं। हिंदी अपभ्रंश का परिष्कृत रूप, यानी कि थोड़ा सा सुधार करके जो हमारे सामने आई, वह कौन सी भाषा हो गई? हिंदी भाषा हो गई। भाषा और बोली में क्या अंतर है? बार बार यह क्वेश्चन पूछता है और बार बार लोग समझ भी नहीं पाते हैं कि भाषा और बोली में क्या अंतर है। भाषा और बोली में जो अंतर है, हमने यहाँ पे थोड़ा सा विश्लेषण किया है। भाषा का क्षेत्र व्यापक बोले तो बहुत ही बड़ा होता है। भाषा में साहित्यिक रचना होती है, यानी कि जो भी रचनाएं साहित्य की लिखी जाएंगी वह भाषा में लिखी जाएंगी, बोली में नहीं लिखा जाएगा। भाषा में साहित्य प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, बहुत सारे साहित्य हैं, चाहे वो उपन्यास हो, चाहे कहानी हो, चाहे रेखा चित्र हो, चाहे जीवनी हो, चाहे आत्मकथा हो। भाषा में कई बोलियां हो सकती हैं, लेकिन बोलियों के अंदर भाषा नहीं हो सकती है। भाषा की एक लिपि होनी जरूरी है, जैसे हमारी हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी लिपि। भाषा का मानक रूप होता है। भाषा के दो रूप होते हैं, लिखित और मौखिक। भाषा की शुद्धता पर ध्यान रखना होता है। भाषा संचार का प्राथमिक माध्यम है। प्राथमिक यानी कि पहला माध्यम अगर संचार का, संप्रेषण का कोई है तो वह भाषा है।
भाषा बार बार डिस्टर्ब कर रही है। भाषा के रूप में जैसे हिंदी, अंग्रेजी, तेलुगु, मराठी आदि हमारी सभी भाषाओं का जो जननी है या सभी भाषाओं का जो विकास है वह किससे हुआ है? संस्कृत से। भाषा व्यक्ति के व्यक्तित्व और संस्कृति को दर्शाती है, हमारे देश की संस्कृति को भी दर्शाती है और व्यक्ति के व्यक्तित्व का निदान करती है, व्यक्तित्व के बारे में बताती है। इसके बाद बोली। बोली का क्षेत्र सीमित होता है, अर्थात छोटा होता है, बहुत ही छोटा होता है। बोली का प्रयोग सामान्य बोलचाल के लिए यानी बातचीत के लिए किया जाता है। किसी भी गांव में, किसी भी क्षेत्र में जब हम बोलचाल की भाषा में अपने बात को कहते हैं तो उसी को बोली कहते हैं। बोली में साहित्य रचना का अभाव है, किसी भी बोली में हम साहित्य रचना नहीं करते हैं। बोली के अंतर्गत भाषा नहीं आ सकती है। बोली में लिपि की कोई आवश्यकता नहीं है। बोली का कोई मानक रूप नहीं होता है। बोली का कोई व्याकरण, कोई नियम नहीं होता है। हर भाषा का एक व्याकरण होता है, लेकिन बोली का कोई भी व्याकरण नहीं होता है, कोई मानक रूप नहीं होता है। हम जैसे चाहें वैसे बोली को बोल सकते हैं, जितने लोगों के साथ बोलें। इसमें कोई व्याकरण, कोई नियम की जरूरत नहीं है, कोई साहित्य रचना नहीं होती है। इसके बाद बोली का ही जब विस्तार होता है तो यह बनता है उपभाषा, या उपभाषा को ही हम कहते हैं विभाषा। उपभाषा और विभाषा दोनों क्या है? एक ही है। जब बोली धीरे धीरे थोड़ा सा विकास करने लगती है, ज़्यादा लोगों द्वारा बोली जाने लगती है, तो वो उपभाषा बन जाती है या विभाषा बन जाती है। बोली, उपभाषा या विभाषा, इसके बाद भाषा बन जाती है। क्रम चलता है। बोली ही एक बड़ी भाषा बनती है और बड़ी भाषा फिर से भाषा बन जाती है। लिपि किसे कहते हैं? लिपि लिखने का तरीका, जिस माध्यम से हम किसी भी भाषा का लेखांकन करते हैं उसे हम कहते हैं लिपि। भाषा की अभिव्यक्ति लिपि के द्वारा होती है। भाषा का जो प्रदर्शन है वह लिपि ही करवा पाती है। वर्णों को लिखने के लिए जिन चिन्ह की आवश्यकता होती है उन सिंबल को या उस चिन्ह को हम कहते हैं लिपि। देवनागरी लिपि संसार की सबसे अच्छी लिपि है, बेस्ट। देवनागरी लिपि में 52 अक्षर या वर्ण हैं। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण या अक्षर है। ध्वनि के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं। हिंदी भाषा भारोपी भाषा परिवार की भाषा है। हिंदी शब्द फारसी भाषा का शब्द है। ये भी एक विडंबना है कि हिंदी भारत में जन्म लिया लेकिन इसका नामकरण फारस के लोगों ने किया, इसलिए यह हिंदी फारसी शब्द है। बार बार पूछता है हिंदी कौन सा शब्द है, तो फारसी का। भाषा, हिंदी भाषा का जन्म संस्कृत भाषा के सिंधु शब्द से हुआ है। हिंदी भाषा मूल उत्पत्ति सौर श्रेणी अपभ्रंश से हुआ है। अपभ्रंश को हिंदी की जननी भी कहते हैं। संस्कृत सबसे प्राचीन भाषा जिसे देवभाषा कहते हैं। अपभ्रंश में 8 स्वर हैं। बार बार एग्जाम में पूछता है कि जिस अपभ्रंश से हिंदी का विकास हुआ उस अपभ्रंश में कितने स्वर थे, तो उसमें केवल 8 थे और हिंदी में 13। हिंदी की आदि जननी संस्कृत भाषा को कहते हैं, यानी कि हिंदी का जो जन्म हुआ वह संस्कृत भाषा से हुआ। अपभ्रंश और हिंदी के बीच की भाषा को अवहट कहते हैं। हिंदी वियोगात्मक या श्लिष्ट भाषा है। संस्कृत, जैसे कि हम सब शुरू में ही हमने बताया कि सभी भाषाओं की जननी संस्कृत है। संस्कृत भाषा को देव भाषा कहते हैं और संस्कृत भाषा से सारी भाषाओं का विकास है। उसी तरह से हिंदी की आदि जननी भी कौन है? संस्कृत भाषा है। अपभ्रंश और हिंदी के बीच की भाषा, बार बार क्वेश्चन आता है, अवहट कहते हैं। हिंदी वियोगात्मक या श्लिष्ट भाषा है। संस्कृत संयोगात्मक भाषा है। अंग्रेजी कौन सी भाषा है? वियोगात्मक भाषा है। हिंदी को भारत की राजभाषा कहा जाता है। हिंदी को, चूँकि कई बड़ी संघर्ष के बाद हिंदी को हिंदी का राजभाषा कहा जाता है। राजभाषा का अर्थ है राजकीय कार्यालयों में प्रयोग की जाने वाली भाषा, यानी कि केवल राजकीय कार्यालयों में प्रयोग की जाएगी। देवनागरी लिपि को भी हिंदी लिपि की जो लिपि है वो देवनागरी है। देवनागरी लिपि को नागरी लिपि भी कहा जाता है। देवनागरी लिपि ब्राह्मी लिपि की परिकृष्ट यानी कि सुधारात्मक रूप है। देवनागरी लिपि को भी बाएं से दाएं, यानी कि ब्राह्मी लिपि को हम कैसे लिखते हैं? बाएं से दाएं। बार बार क्वेश्चन पूछता है कि ब्राह्मी लिपि को किस दिशा में लिखते हैं, तो बाएं से दायां। उसी तरह से देवनागरी को भी बाएं से दाएं लिखते हैं। 14 सितंबर 1949 को संवैधानिक रूप से हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया। केवल एक वोट से हिंदी जीत करके संविधान के
पास आ गई और संविधान ने ये घोषित कर दिया 14 सितंबर को कि यह हिंदी हमारी राजभाषा होने लायक है। 14 सितंबर को चूँकि इसे स्वीकार किया गया, इसलिए उसी दिन हम हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। संविधान के भाग 17 में हिंदी भाषा का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 343 से 351 तक हिंदी भाषा के बारे में संविधान में बताया गया है। उसका विकास कैसे होगा, उसके अंदर भाषाएं क्या हैं, क्या क्या परिवर्तन हो सकते हैं, 343 से 351 के बीच में बताया गया है। अनुसूची 8 में 22 भाषाओं का उल्लेख है। अनुसूची 8 में अंग्रेजी भाषा का उल्लेख नहीं है, जो हमारे भारत में अभी दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा बोली जाती है अंग्रेजी। इसका हमारे संविधान के अनुसूची 8 में कोई स्थान नहीं है। भोजपुरी भाषा को अनुसूची 8 में रखने का प्रयास जारी है। इसलिए जारी है क्योंकि भोजपुरी बोलने वालों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। केवल भारत में नहीं, विदेशों में भी, जस्ट लाइक मॉरिशस, नेपाल आदि देशों में बहुत ज़्यादा भोजपुरी बोला जा रहा है। हिंदी की 5 उपभाषाएं हैं। हिंदी की 5 उपभाषाएं हैं। हिंदी की 18 बोलियां हैं। ध्यान देना है, हिंदी की 5 उपभाषाओं में 18 बोलियां हैं। हिंदी की उत्पत्ति सौर श्रेणी अपभ्रंश से हुई है। भाषा की लघुतम सार्थक इकाई शब्द, भाषा की पूर्णतम इकाई वाक्य। पाली को प्रथम देश भाषा कहा जाता है। राजभाषा आयोग का गठन कब किया गया? 1955 में किया गया। खड़ी बोली के प्रथम कवि अमीर खुसरो। हिंदी को विकास प्रदान करने वाली भाषा अपभ्रंश है। काशिका, बार बार एग्जाम में पूछता है कि काशिका कहाँ की बोली है या कहाँ इसका प्रयोग किया जाता है, तो उत्तर प्रदेश के वाराणसी में इसका प्रयोग किया जाता है। अवधि का अर्थ होता है अवध की भाषा, यानी कि वह भाषा जो अवध क्षेत्र में बोली जाती है उसको कहते हैं अवधि। देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली भाषाएं हिंदी, संस्कृत, मराठी, सिंधी, कोंकणी, नेपाली, ये सारी जो भाषाएं हैं यह देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। इसलिए देवनागरी अपने आप में बहुत मजबूत है। भोजपुरी, कश्मीरी, सिंधी, मैथिली, पाली, मगही, राजस्थानी आदि। खड़ी बोली को कौरवी भाषा भी कहा जाता है। खड़ी बोली चूँकि हिंदी का दूसरा रूप है और इसको भोजपुरी खड़ी बोली को कौरवी नाम से जाना जाता है। एक हिंदी विद्वान थे धीरेन्द्र वर्मा, उन्होंने यह नाम दिया। बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौरवी किस बोली को बोला जाता है, तो खड़ी बोली को। भोजपुरी का भोजपुरी नाम रेमंड महोदय ने दिया था। मैथिली का मैथिली नाम भोलानाथ तिवारी ने दिया था। खड़ी बोली का खड़ी बोली नाम कार्ल ब्रुक ने किया। यानी कि खड़ी बोली जो आज हम हिंदी का प्रयोग करते हैं बार बार कि हम खड़ी बोलते हैं और यह मेरठ के पास में सबसे शुद्ध खड़ी बोली बोली जाती है, उसका नामकरण किया था कार्ल ब्रुक्स ने। हिंदी की 5 उपभाषाएं कौन सी हैं? पश्चिमी हिंदी, इसका जन्म सौर श्रेणी अपभ्रंश से हुआ है। पूर्वी हिंदी, इसका जन्म अर्धमार्गी अपभ्रंश से हुआ है। ये सारी थोड़ा सा विस्तृत पढ़ने के लिए, पूर्वी हिंदी इसका जन्म अर्धमार्गी अपभ्रंश से हुआ है। राजस्थानी हिंदी का जन्म सौर श्रेणी अपभ्रंश से हुआ है। बिहारी हिंदी का जन्म मागधी अपभ्रंश से हुआ है। पहाड़ी हिंदी, इसका जन्म हम देख सकते हैं कि खस, नाट खास, खस अपभ्रंश से हुआ है। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोलियां आती हैं? खड़ी बोली के अंतर्गत पश्चिमी हिंदी में खड़ी बोली आती है जो दिल्ली, मेरठ, सहारनपुर, बिजनौर, हापुड़, बुलंदशहर में बोली जाती है। ब्रज भाषा मथुरा, आगरा, मैनपुरी, अलीगढ़, बरेली, इटावा में बोली जाती है। कन्नौजी, कन्नौज, इटावा, कानपुर, हरदोई, शाहगंज, पीलीभीत में बोली जाती है। बुंदेली, छतरपुर, उरई, झांसी, जालौन, महोबा, हमीरपुर, बांगरू, रोहतक, हरियाणा, अम्बाला, हिसार, करनाल। तो ये पूछा जाता है कि ब्रज भाषा कहाँ बोला जाता है, कन्नौजी भाषा, कन्नौजी बोली कहाँ बोली जाती है, बुंदेली कहाँ बोली जाती है। ये हिंदी के अपने अपने क्षेत्र में इनका नाम है। खड़ी बोली सबको पता है कि दिल्ली के पास एक मेरठ शहर है जहाँ पे शुद्ध खड़ी बोली वहीं पे बोला जाता है। ब्रज भाषा जितना भी मथुरा के आसपास के डिस्ट्रिक्ट हैं सब में ब्रज भाषा बोला जाता है। कन्नौज, इटावा, कानपुर के आसपास जितने भी क्षेत्र हैं वो कन्नौजी में आते हैं। बुंदेली जो भी झांसी के आसपास जो भी क्षेत्र हैं वो बुंदेली में आते हैं। बांगरू, हरियाणा के जो भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं लगभग वो बांगरू भाषा के रूप में बोले जाते हैं। इसके बाद पूर्वी हिंदी के अंतर्गत अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी 3 ही आते हैं केवल। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी।
अवधी, लखनऊ, अयोध्या, फैजाबाद, रायबरेली, सुल्तानपुर, यानी कि इनको अवध क्षेत्र भी कहा जाता है। अवध क्षेत्र में ये सारी भाषाएं बोली जाती हैं। बघेली, जबलपुर के आसपास, सीतापुर, गोंडा, चित्रकूट और प्रयागराज, यानी कि इलाहाबाद के आसपास बघेली बोली जाती है। छत्तीसगढ़ी रायपुर, बिलासपुर, यानी कि आपका पूरा देख सकते हैं कि सरगुजा, रायगढ़ में छत्तीसगढ़ी बोला जाता है। राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत जयपुरी, मेवाती, मालवी, मारवाड़ी आते हैं। जयपुरी खास करके जो जयपुर में भाषा बोली जाती है उसे हम जयपुरी कहते हैं। और जैसलमेर, उदयपुर, कोटा, बाड़मेर, मेवाती खास करके अलवर, भरतपुर के आसपास बोला जाता है। मालवी, मालवा और उज्जैन जो एमपी में पड़ता है। मारवाड़ी, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर, नागौर, ये सारी भाषाएं मारवाड़ी क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं। तो ये राजस्थान में राजस्थानी 1, 2, 3, 4 भाषाएं, पूर्वी हिंदी में 1, 2, 3 केवल 3 ही हैं और इसमें 5 हैं। तो ये थोड़ा सा ध्यान दे करके अध्ययन करना पड़ेगा। बिहारी हिंदी के अंतर्गत भी कुछ भाषाएं हैं। बिहारी हिंदी के अंतर्गत भोजपुरी है जो सबसे ज़्यादा बनारस के आसपास बोली जाती है। गाजीपुर, बस्ती, गोरखपुर, चंदौली, आजमगढ़, मगही, ये बिहार में गया, नालंदा, मुंगेर और पटना में बोली जाती है। मैथिली, दरभंगा, सीतामढ़ी, मधुबनी। पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत गढ़वाली, कुमाऊँ आते हैं। गढ़वाली, टिहरी, पौड़ी, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, हरिद्वार, देहरादून में बोला जाता है। कुमायूं, अल्मोड़ा, नैनीताल, पिथौरागढ़ में बोला जाता है। ये सारे भाषाएं किस डिस्ट्रिक्ट में बोले जाते हैं मैंने पूरा प्रयास किया है उन डिस्ट्रिक्ट का, उन जिलों का नाम लिखने के लिए जहाँ जहाँ ये भाषाएं बोली जाती हैं। पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत 2 भाषाएं हैं, एक गढ़वाली है और एक कुमाऊं, जिसका विकास खस अपभ्रंश से हुआ था। मराठी भाषा का विकास महाराष्ट्रीय अपभ्रंश से हुआ है। सिंधी भाषा का विकास ब्राचड़ अपभ्रंश से हुआ है। लहदा और पंजाबी भाषा का विकास पैचासी अपभ्रंश से हुआ है। विद्यार्थियों, एक बार इसको आप वीडियो के साथ एक बार रिवाइंड करेंगे तो ज़रूर आपको लाभ मिलेगा। बोली किसे कहते हैं, उपभाषा क्या है और भाषा क्या है, और भाषा का जितना हो सकता है सरलतम रूप में, वन लाइनर रूप में मैंने वर्गीकरण किया है और सारे प्रश्न अपने आप में महत्वपूर्ण हैं। आप इसको एक बार अवश्य देखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।